हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे बुक का एक और चैप्टर जिसका नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन जो चैप्टर है उसमें हम लोग बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं, ये स्टैट्स के हिस्से में आता है, स्टैटिस्टिक्स के हिस्से में। और कोरिलेशन में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि दो अगर वेरिएबल है हमारे पास तो वो दोनों आपस में किस तरह से रिलेट होते हैं। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी, तो उसमें हम क्या जानते हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। तो प्राइस और डिमांड में एक तरह का रिलेशनशिप है, ठीक है कि और वो लोग कैसे रिलेटेड है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो यही लॉजिक हम लोग को समझना है कि बाकी सब चीज में कैसे होता है और क्या इसको कैलकुलेट करने का भी कोई तरीका है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। ठीक है, यहाँ पर देखो कोरिलेशन क्या होता है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज कोरिलेशन। तो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यानी साफ साफ यहाँ बता रहा है कि कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो क्या फाइंड आउट करता है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट करता है कि जो दो या तीन वेरिएबल है वो लोग किस तरह से आपस में एसोसिएटेड है between two or more variables. By association we mean tendency of variables to move together. और एसोसिएशन से हम लोग क्या मतलब है, एसोसिएशन का मतलब है टेंडेंसी टू मूव टुगेदर वेदर इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और हम लोग साथ में मूव करेंगे, हम लोग सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब कितने टाइप के कोरिलेशन होते हैं? The variables can be positively or negatively correlated. Let there be two variables x and y. So if x and y move in the same direction, अगर x और y same direction में move करता है, they are said to be positively correlated. Such as income and expenditure. कि जैसे जैसे इंसान का इनकम बढ़ता है, उसके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं, तो they are positively correlated. If x and y move in opposite direction, they are said to be negatively correlated. अगर वो लोग opposite direction में move करते हैं तो कहा जाता है कि वो लोग negatively correlated। अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स का कोरिलेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, अब कोरिलेशन कितने टाइप्स के हो गए? द रेंज ऑफ कोरिलेशन इज -1 लेस देन इक्वल टू r। r इज अ सिंबल ऑफ कोरिलेशन। लेस देन इक्वल टू 1। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ये जो r का वैल्यू आएगा ये -1 से कम नहीं हो सकता और +1 से ज्यादा नहीं हो सकता, वो इसी रेंज के बीच में होना चाहिए। तो r इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और r क्या है? r हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट को बोलते हैं और हर बार सम में यही चीज कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा जाता है। So if r is equal to 0, they are not correlated. अगर r का वैल्यू 0 आता है इसका मतलब किसी तरह का कोई कोरिलेशन ये लोग में आपस में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्कैटर डायग्राम से समझते हैं कि डायग्राम क्या है। अगर इस तरह से पॉइंट्स जा रहा है इसका मतलब r is equal to 1। अब क्लियर विजिबल होगा। अगर इस तरह से डायग्राम जा रहा है तो r is equal to 1। अगर डायग्राम इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है तो r is equal to -1। और अगर 0 से लेके r और r लेस देन 1 तक जा रहा है तो डायग्राम इस तरह का बनेगा। तो जनरली ये डायग्राम हमें बनाने नहीं आता, ये जस्ट फॉर द थ्योरेटिकल पर्पस हम लोग इस तरह से सीखते हैं। ठीक है, और भी डायग्राम्स होते हैं जैसे यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है डायग्राम, अगर ये डायग्राम नीचे की तरफ इस तरह जा रहा है तो ये क्या होगा? -1 इज लेस देन r एंड r इज लेस देन 0। और अगर ऐसे गोल 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 बना तो ये r इज इक्वल टू 0। तो ये खाली थ्योरेटिकली हमें समझने के लिए काम आता है, सम्स में हमें ऐसा कोई डायग्राम बनाने के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है।
अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हम लोग देखते हैं कि किस क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्या करना है। In this chapter, we will be asked to find out coefficient correlation by Karl Pearson's method. अब आता है ये कार्ल पियर्सन मेथड क्या है। ये कार्ल पियर्सन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिवाइस किया था ये टेक्निक जिसके मदद से हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो वो टेक्निक को जब हम अप्लाई करते हैं उस मेथड को कार्ल पियर्सन मेथड बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आर और इसको आर का सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। अब क्या क्या फॉर्मूला जनरली अप्लाई होता है। आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पर कॉपी में मैं लिख के बताता हूँ क्या क्या काम आएगा। सबसे पहला जो फॉर्मूला है जो काम आएगा वो है आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, ये वाला। इसमें क्या होता है देखो, चार वेरिएबल है, एक आर, एक कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, एक सिग्मा एक्स और एक सिग्मा वाई। ये चार वेरिएबल है। अब इन चार वेरिएबल में क्या होगा, कोई भी तीन वेरिएबल हमें अवेलेबल होगा और चौथा हमें कैलकुलेट करने बोला जाएगा। तो जो भी तीन हमें अवेलेबल है उनका रेस्पेक्टिव स्पेसेस में उनका वैल्यू पुट कर देंगे और जो अननोन होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सब करके जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे करके चौथा वेरिएबल निकाल लेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला है जो हमें यूज होगा और ये जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग को यूज होगा वो ये वाला होगा जो बॉक्स में मैंने बना रखा है। ये देखो, ये बॉक्स में जो बना हुआ है वो फॉर्मूला यूज होगा। अब ये कैसे अप्लाई होता है, कैसे करते हैं, ये हम लोग टेबल में अभी करेंगे। उस टेबल से हम लोग सीखेंगे और ये हम लोग अप्लाई करते हैं जब हम लोग एक्चुअल मीन से ये डेटा को निकालते हैं। अभी क्लियर होगा जब नीचे जाएंगे और समझेंगे। दिस फॉर्मूला इन द बॉक्स इज एप्लीकेबल ओनली वेयर एग्जैक्ट मीन इज नोन। हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जहां एग्जैक्ट मीन हमें पता हो। अब क्वेश्चन आता है क्या होता है ये एग्जैक्ट मीन और ये टेबल क्या है। अब यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है हमें, x हमें दे दिया गया है। ठीक है, x दे दिया गया है, y दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, हमें छोटा x निकालना है, छोटा y, x स्क्वायर, y स्क्वायर और xy, ये टेबल में बनाना है। ठीक है, तो x हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ये कैपिटल Y क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। ठीक है, इसको ध्यान से अगर हम देखें तो इसका मीन यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है। अब आई थिंक पूरा क्वेश्चन विजिबल है। अब देखो, ये x का टोटल किए 480 आया, इसको काउंट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसमें 8 आइटम है तो n इज इक्वल टू 8। तो मीन आ गया 480/8 जो कि 60 है, तो मीन आ गया 60। सिमिलरली y में भी हम लोग मीन निकाल लेंगे, सबको एड अप किए 552 आ गया, 552 डिवाइड बाई 8 कर लिए तो 69 आ गया। तो हम लोग के लिए x का बार आ गया 60 और y बार आ गया 69 जो कि यहाँ मीन आया है 60 एंड 69। अब क्या करना है, छोटा x का वैल्यू निकालना है। छोटा x होता है x माइनस x बार। x बार 60 आया है तो x माइनस 60 करेंगे तो x का वैल्यू निकलते जाएगा 60 माइनस 57, 60 माइनस 58, 60 माइनस 59, ऐसे करके एक एक करके माइनस करके जो प्लस आएगा प्लस, जो माइनस आएगा माइनस। तो 57 माइनस 60 करेंगे, 60 माइनस 57 नहीं करेंगे नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। x माइनस x बार यानी 57 माइनस 60, 58 माइनस 60, 59 माइनस 60, ऐसे करके। सिमिलरली छोटा y भी वैसे ही निकालेंगे, y माइनस y बार। y बार कितना है 69, तो 67 माइनस 69 करेंगे -2, 68 माइनस 69 करेंगे -1, 65 माइनस 69 करेंगे -4, 72 माइनस 69 करेंगे 3। इस तरह से सारा डेटा आ जाएगा। फिर छोटा x का जो वैल्यू आया उससे छोटा x स्क्वायर कर लेंगे, यानी इसका सारे का स्क्वायर कर लेंगे और उसको टोटल कर देंगे, वो आ गया 36। सिमिलरली y का जो वैल्यूज आया उसको भी स्क्वायर करके टोटल कर लेंगे, वो आ गया 44। फिर छोटा x इंटू छोटा y करके एक कॉलम बनाएंगे और उसको भी इंटू करके टेबल फिल कर लेंगे और जो टोटल आएगा वो लिख देंगे। ये हो गया टेबल कंप्लीट। अब क्या करना है, अब हमें करना है r का वैल्यू निकालना। अब r का वैल्यू कैसे निकलेगा, r का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। जो फॉर्मूला मैंने ऊपर आपको कहा था बॉक्स में दिया हुआ है, ये जो बॉक्स में फॉर्मूला दिया हुआ है
ये फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा और ये फॉर्मूला हम नीचे अप्लाई करेंगे इस तरह से। R इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 24 है, 24 डिवाइड बाय रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो रूट ओवर में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 36, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आ गया 44। तो 24 डिवाइड बाय 36 इनटू 44 का रूट किया 36.80 आया, उसको फर्दर डिवाइड करके 0.603 ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो R कैसे निकालते हैं जब हमें एक्चुअल मीन पता हो, इस तरह से निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि यही R अगर हमें एक्चुअल मीन नहीं पता हो तो कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, इन केस द एक्चुअल मीन टर्न्स आउट टू बी इन फ्रैक्शन, अगर एक्चुअल मीन किसी वजह से फ्रैक्शन में आ जाता है, द कैलकुलेशन विल बिकम टू लेंथी, टू अवॉइड सच कॉम्प्लिकेशंस वी यूज द कंसेप्ट ऑफ डिमांडेड या अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन का दूसरा नाम है डिमांडेड मीन। बस क्या होता है जब हम अज्यूम मीन से करते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है n दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इनटू समेशन ऑफ xy माइनस summation of x into summation of y divide by root over n summation of x square minus summation of x का whole square, फिर into root over summation of y square minus summation of y का whole square। अब देखते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, x में मैंने assume मीन ले लिया 59 को और y में मैंने assume मीन ले लिया 68 को। ठीक है, मैंने ऐसा किया है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू और रिकमेंड यू कि आप लोग जनरली क्या करना, बगल बगल वाले नंबर्स को ही लेना। ठीक है, क्योंकि बगल वाले नंबर को लेने से क्या होता है, हम लोग का कंसंट्रेशन बना रहता है, ऊपर नीचे में कभी कभार डिस्टर्ब हो जाता है कंसंट्रेशन। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग, सजेस्ट करूंगा कि यही करना, बगल बगल वाले नंबर को लेना। जैसे अगर मैंने 59 लिया तो मुझे y का 65 लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे 68 भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बगल वाला ले तो ज्यादा बेटर रहता है और आंसर का एक्यूरेसी ज्यादा बेटर आता है। ठीक है, तो x दिया हुआ था, y दिया हुआ था, मैंने अपने मन से 59 और 68 ले लिया, माइनस करके छोटा x निकाल दिया, छोटा y निकाल दिया, x स्क्वायर y स्क्वायर और xy निकाल दिया। ठीक है, तो जैसे पिछला टेबल में हम लोग किए थे, छोटा x निकाले, x माइनस 59 कर करके सारा वैल्यू आ गया, छोटा y निकाले, y माइनस 68 करके सारा वैल्यू आ गया, फिर छोटा x का स्क्वायर कर लिए, उसको टोटल कर लिए, छोटा y का स्क्वायर कर लिए, उसको टोटल कर लिए, फिर x इंटू वाई कर करके जो कॉलम आया उसको टोटल कर लिए, सारा कॉलम को टोटल कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, लास्ट में फॉर्मूला में जो फॉर्मूला है उसमें बैठा के सॉल्व कर देना। तो फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला अभी हम लोग देखें। ठीक है, r का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू n, n यानी नंबर ऑफ टर्म दैट इज 8, समेशन ऑफ xy, समेशन ऑफ xy कितना है 32 आया। ठीक है, समेशन ऑफ xy कितना आया 32 आया, 32 यहाँ लिख दिए, माइनस समेशन ऑफ x इनटू समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ x आया 8, समेशन ऑफ y आया 8, तो माइनस 8 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर n इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर, n यानी 8, समेशन ऑफ x स्क्वायर इज 44, तो 8 इंटू 44 माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर, फिर रूट ओवर n इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर यानी 8 इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर हो गया 52। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ y है 8, उसका होल स्क्वायर, इसको वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे, 0.603 आया। अगर हम चेक करें तो पिछले बार जो रिजल्ट आया था एक्चुअल मीन से, वही रिजल्ट इस बार भी आया। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, चाहे हम एक्चुअल मीन मेथड अप्लाई करें चाहे अज्यूम मीन मेथड अप्लाई करें, आंसर विल बी सेम। बट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में क्या होता है, वो लोग प्रीफर करते हैं अज्यूम मीन मेथड अप्लाई करना, क्योंकि ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला है ना, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हम अज्यूम मीन से करें तो भी एप्लीकेबल है, मतलब ये जो टोटल्स मैंने अज्यूम मीन से टेबल बनाया है तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर एक्चुअल मीन से ये टेबल बना है तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। पर जो पिछला वाला फॉर्मूला था वो सिर्फ एक्चुअल मीन में अप्लाई होगा। तो यूनिवर्सली फॉर्मूला ये है जो दोनों में अप्लाई होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद रखना ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसे यहाँ जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया था, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है वो देखो। यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आर का वैल्यू 0.4 है, फिर कोवेरियंस एक्स वाई मेरे को दिया हुआ है 10, फिर सिग्मा वाई दिया हुआ है 15, मेरे को बोला है सिग्मा एक्स निकालो। तब इसको सॉल्व कैसे करूंगा? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो R का वैल्यू क्या हो जाता है? 0.4 इज इक्वल टू 10 बाई सिग्मा एक्स तो नहीं पता, सिग्मा वाई है 15। ठीक है, दिख रहा है सॉल्यूशंस? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू सिग्मा एक्स इंटू 15 इज इक्वल टू 10, यानी सिग्मा एक्स इंटू 6 इज इक्वल टू 10। तो सिग्मा एक्स हो गया 10 बाई 6, तो 10 बाई 6 आ जाएगा मेरा 5 बाई 3। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर आई थिंक आंसर 5 दिया, ये मिस्टेक है, ये आंसर 5 बाई 3 आएगा। समझ में? शॉर्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो फॉर्मूला से। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो कैसा आएगा वो देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह से रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, एक्स दे दिया हम लोग को, कैपिटल एक्स दे दिया, कैपिटल वाई दे दिया, और फिर हम लोग जैसे टेबल बना के निकालना सीखे थे, छोटा एक्स छोटा वाई, छोटा एक्स स्क्वायर छोटा वाई स्क्वायर, फिर एक्स इंटू वाई। अब चाहे हम अज्यूम मीन से करें या एक्चुअल मीन, ये मेरी मर्जी, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ कुछ बोला नहीं है। जिससे भी मन उससे करो, टेबल में पुट करो, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा। आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, कभी कभी थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ काम थोड़ा इजी कर देता है हम लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या बोला? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फ्रॉम 12 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी n का वैल्यू 12 है, द फॉलोइंग कैलकुलेशंस वेर मेड। तो टेबल का टोटल हमें निकाल के दे दिया, तो हमें टेबल बनाने का कोई जरूरत नहीं, पर बोल रहा है on subsequent verification it was found that the pair 11, 4 was copied wrongly and correct values being x का वैल्यू 10 and y 14। तो बोल रहा है करेक्ट वैल्यू ऑफ r निकालो। तो अब करेक्ट वैल्यू ऑफ r कैसे निकलेगा? जो जो टोटल मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। मेरे को समेशन ऑफ x दिया हुआ है 30, ठीक है, कितना है? हाँ, समेशन ऑफ x दिया हुआ है 30, फिर समेशन ऑफ y दिया हुआ है मेरे को 5, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 670, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर दिया हुआ है मेरे को 285 एंड समेशन ऑफ एक्स वाई दिया है 334। अब बोल रहे हैं जो रॉन्ग डेटा था वो 11 और 4 था, तो x में गलत डेटा था 11, y में गलत डेटा था 4, और जो राइट डेटा है वो है x का 10 एंड y का 14। तो जो रॉन्ग है उसको माइनस करेंगे, जो राइट है उसको प्लस करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 29, ये आ जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1 प्लस दिस 15 आ जाएगा ये टोटल। सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर को माइनस करेंगे 121 और 10 के स्क्वायर को प्लस करेंगे 100। ठीक है, इसका एक टोटल आ जाएगा। y में वही करेंगे, 4 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, 14 के स्क्वायर को प्लस करेंगे, और x इंटू वाई में क्या करेंगे? x इंटू वाई 11 इंटू 4 44 माइनस करेंगे, और 10 इंटू 14 140 प्लस करेंगे। तो इससे सबका अपना अपना एक
नया टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब नया टोटल जो आ जाएगा उससे हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। इसके बाद का प्रोसेस तो सिंपल है, जैसे ही टोटल में आ जाएगा फिर अब क्वेश्चन आता है सर कौन सा फॉर्मूला में, बड़ा वाला कि छोटा वाला? हमेशा बड़ा वाला में पुट करना, क्योंकि ये नहीं पता है हम लोग को कि ये जो टोटल ये लोग निकाले हैं ये अज्यूम मीन वाला टेबल से निकाले हैं कि एक्चुअल मीन वाला टेबल से निकाले हैं, ये हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, हमेशा बड़ा वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे। सबका टोटल निकाल लो और ये टोटल को एन का वैल्यू हम लोग को पता ही है कितना है, 12 ऑब्जर्वेशन है। तो बड़ा वाला जो फॉर्मूला है बड़ा वाला फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो मैं वो सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप लोग को आता ही होगा, दैट इज वेरी सिंपल। तो जो सीखने का पार्ट था, ट्रिकी पार्ट था, वो यही था कि अगर टोटल दिया रहे और फिर बोले ये गलत हो गया कुछ सही करना है, तो उसका नया टोटल कैसे निकालते हैं। नया टोटल निकालने के बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो यही सब 2-3 ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आता है। एक ऐसा छोटा वाला जो आपको दिखाया, एक ये वाला, और एक आ जाता है जो टेबल बनाना है, वो तो नॉर्मल है, वो कोई ट्रिकी नहीं है, नॉर्मल जो अपने सीखे हैं वही। अब ये है बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये क्लियर होते जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट कोरिलेशन। कोरिलेशन में इतना ही सीखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो होगा रैंक कोरिलेशन। उसमें सीखेंगे कि अगर रैंकिंग होता है तो फिर कोरिलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन।